ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज अगले 1 घंटे तक हम ईरान युद्ध का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। हम मिडिल ईस्ट में भड़की इस जंग के हर पहलू से आपको वाकिफ करने वाले हैं। शुरुआत उन खबरों से जिन पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का जल्द कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब बारूद नीति से ही चलेगी? इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। युद्ध की शुरुआत ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले से हुई थी। अब इस युद्ध की आंच जो है वो 11 देशों तक जा पहुंची है। इन 11 देशों की वॉर रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। ईरान युद्ध क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा? कैसे इस जंग की आग आपकी जेब को जला सकती है? भारत पर युद्ध का क्या असर होगा, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बारूद में फंसा दुबई। लेकिन शुरुआत वॉर की वीडियो रिपोर्ट के साथ। तो बात उस ग्लोबल खबर की करेंगे जिसकी बीते करीब 80 घंटों से पूरी देश में चर्चा चल रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है। हर गुजरते वक्त के साथ ये जंग और विध्वंसक होती जा रही है। दुनिया एक बार फिर से नया वॉर फ्रंट देख रही है। बेगुनाह लोगों को मरते देख रही है। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में धधक रहा है। बाकी विश्व बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। इसलिए आज अपनी कवर स्टोरी में हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या दुनिया अब बारूद नीति से चलेगी? क्या दुनिया में अब किसी सत्ता संतुलन के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या दुनिया की वैश्विक संस्थाएं और व्यवस्था खत्म हो चुकी है? जो ताकतवर होगा वो घातक हथियारों के दम पर अपनी मनमानी चलाएगा और इसी तरह विश्व को जंग की आग में झोंकता जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध सिर्फ और सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जंगी जिद का परिणाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद के कारण ही दुनिया पर यह युद्ध थोपा है। डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में कूटनीति, विदेश नीति, वैश्विक नीति और बातचीत संवाद के लिए कोई जगह नहीं। इसके उलट ट्रंप जिद, जबरदस्ती, हथियारों की होड़ और मुनाफा देखकर दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या बारूद नीति से चलेगी दुनिया? मौजूदा वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बारूदी कहर बरपा रहा है। ईरान से पहले डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करा चुके हैं। इसके अलावा इराक, सीरिया, नाइजीरिया, सोमालिया और यमन में भी बारूदी ऑपरेशन कर चुके हैं। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की बारूदी डिप्लोमेसी नहीं है? क्या ट्रंप कहीं भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश नहीं करते हैं? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान अमेरिका की उस शर्त पर राजी हो गया था जिसके मुताबिक वो परमाणु हथियार बनाने की सामग्री बिल्कुल खत्म करने के लिए तैयार था। ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहे ओमान के विदेश मंत्री ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी। सवाल है कि फिर क्यों अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बम बरसाए? ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। क्या कोई वैश्विक संस्था बची है जो अमेरिकी राष्ट्रपति से ये सवाल पूछ सकती है? क्योंकि ट्रंप खामनेई के खात्मे के बाद भी नहीं रुक रहे।
बल्कि ईरानी जनता को मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उकसा रहे हैं। I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप मौजूदा विश्व को बारूद नीति के सहारे चलाना चाहते हैं? ये वही ट्रंप हैं जो बार बार दुनिया में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते फिरते हैं, शांति का नोबेल पाने की हसरत पालते हैं। तो फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया? If I didn't have the power of tariffs, you would have at least 4 of the 7 wars raging. I use tariffs to stop wars. कुछ लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप की सनक कहते हैं, कुछ जिद और मनमानी करार देते हैं, क्योंकि ट्रंप ग्लोबल लीडर्स के साथ बदसलूकी करने से भी बाज नहीं आते। वो यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में धमकाते हैं। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा को व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने नरसंहार के सबूत दिखाते हैं। This is one after another. This family was wiped out. यही नहीं, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर को रूस से अकेले निपटने का चैलेंज देते हैं। Could you take on Russia by yourselves? Well, ट्रंप वो सब कुछ करते हैं जिसकी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं तमाशा देखती हैं, सैकड़ों हजारों निर्दोषों की मौत पर चुप्पी साध लेती हैं। आखिर क्यों? पहली बार अमेरिका जो डिप्लोमेसी को छोड़कर मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना चाहता है। 49 ईयर से आयतुल्ला जो है अमेरिका को तंग कर रहे थे, कहते डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। लेकिन पिछले जो 5-6 प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी में हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था। वो कह रहे थे वो हिम्मत और दम जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट में नहीं था, अमेरिका के पास है, और उनकी मिलिट्री पावर के सामने इस समय पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। दुनिया जानती है कि ईरान में खामेनेई का अंत और सत्ता परिवर्तन के पीछे ट्रंप की मंशा क्या है, फिर भी किसी देश ने इसका विरोध नहीं किया। एबीपी न्यूज की मेगा समिट आइडियाज ऑफ इंडिया में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मीयरशाइमर ने मिडिल ईस्ट संकट पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस रीजन में तनाव पैदा होगा तो इसके केंद्र में अमेरिका होगा। Whether the United States and Israel are going to attack Iran or not, whether the United States and Israel go to war against Iran doesn't mean that this is going to be settled once and for all. For as far as the eye can see, you're going to have trouble in the Middle East, and the United States is going to be in the middle of it. The principal reason for that is Israel is a highly aggressive state. It's deeply committed to reordering the Middle East at the end of a rifle barrel. फिलहाल ट्रंप की रणनीति ने मिडिल ईस्ट में ऐसे हालात बना दिए हैं कि यहाँ के मुस्लिम देश भी ईरान को छोड़कर अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो गए। इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या अब दुनिया बारूद नीति से ही चलेगी? आगे बढ़ने से पहले वॉर रूम से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पत्नी की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खामेनेई की पत्नी इजराइल के अटैक पे घायल हुई थी और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि उनकी भी मौत हो गई है। यानी वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन खबर के मुताबिक वो अब नहीं रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको याद ही होगा कि वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने जून 2025 में ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने का दावा भी इनकी ओर से किया गया था। तो जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त हो गया था तो सवाल यहां यह है कि फिर बाकी रहा क्या, जिसका बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बारूद बरसाना एक बार फिर से शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है,
लेकिन इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। और वो कहां है, इस नक्शे के जरिए, बिग वॉल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर जब हमला हुआ तो उसने अमेरिका के जहां जहां सैन्य मौजूद थे बेसिस, जैसे सऊदी अरब में ड्रोन मिसाइल का अटैक किया गया। इसके अलावा यूएई में भी ड्रोन मिसाइल का अटैक किया गया ईरान की तरफ से, क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेसिस इसके टारगेट पे थे। इसके अलावा इराक देखिए, यूएस बेस पर यहां पर ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही साथ कतर पर भी जो यूएस बेस है उस पर भी अटैक किया गया है। और इसके अलावा कुवैत पे भी जो यूएस बेस है वहां पर हमला किया गया है। तो अब ईरान भी शांत नहीं बैठा है, ईरान भी जोरदार हमला कर रहा है। जॉर्डन में भी, ये देखिए नक्शे पर आपको नजर आएगा, जॉर्डन में भी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया और लगातार बदले की कार्रवाई अब ईरान की ओर से भी की जा रही है। ईरान खामनेई की मौत का चुन चुन कर बदला ले रहा है। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, जो देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, उनके आसमान को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पाट दिया है। ये बहरीन की तस्वीरें हैं, जहां के आसमान में बारूदी गंध फैली। उसी वक्त एक ईरानी ड्रोन आता है और जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जिस जगह पर ईरानी ड्रोन ने अटैक किया वहां अमेरिका का रडार स्टेशन है, जो मिट्टी का ढेर बन गया है। बहरीन में ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। यहां बने अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। अटैक होते ही आग और धुएं का गुबार फैल गया। इसी से समझा जा सकता है कि हमला कितना जोरदार था। खाड़ी में सिर्फ देशों का नाम बदल रहा है, लेकिन ईरान का बदला एक जैसा है। यूएई के आसमान में ईरान की ड्रोन उड़ रही है। ईरान ने आज यूएई के रसल खैमा में भी अटैक किया। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन अब यही दुबई ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर है, जहां एयरपोर्ट से लेकर तेल रिफाइनरी पर बारूद से भरे हुए ड्रोन गिर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ईरान अमेरिका और इजराइल से ज्यादा यूएई को टारगेट क्यों कर रहा है। यूएई का इजराइल के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता है। वो इब्राहिम अकॉर्ड में पहले शामिल हुए थे और बड़ी अच्छी आत्मीयता से इजराइल के साथ काम करते हैं। तो ये इजराइल एक शत्रु देश है जिसने ईरान पर हमला किया है, तो इसको लेकर के यूएई एक सहयोगी बना हुआ है इजराइल का, तो उस पर हमला करना ईरानियों को जायज़ लगता है। खामनेई की मौत के बाद ईरान अपने हर उस पड़ोसी को घात दे रहा है जहां अमेरिकी बेस। सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी भी आज ईरान के टारगेट पर आ गई। अरामको पर हुए ड्रोन हमले के बाद आज रास तनूरा तेल रिफाइनरी बंद कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 9.32% बढ़ गई है। ईरान ने जिस जगह पर ड्रोन गिराया है वो सऊदी की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेटेजिक एनर्जी साइट्स में से एक है। ईरान को मटकामेट करने पर तुले अमेरिका और इजराइल भी तेहरान को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने इतने बम बरसाए कि वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। इजराइल के इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। युद्ध की डरावनी तस्वीरें आज कुवैत से मिला, जहां अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इसको लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसने ही अमेरिका के इस फाइटर जेट को मार गिराया है। अमेरिका और इजराइल ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा। इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन तेल अवीव में तैनात आयरन डोम ने ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया।
ये देश नहीं चाहेंगे कि वे इज़राइल की तरफ से इस लड़ाई में भागीदार हों। उनकी अपनी जनता इसके पक्ष में न होगी। हालांकि ईरान के हमले के आगे आयरन डोम भी सभी टारगेट को रोक नहीं पाया। कुछ मिसाइल जमीन पर गिरी, जिससे इजराइल में भीषण तबाही हुई। ईरान का इरादा बता रहा है कि वो लंबी वॉर के लिए तैयार है। इसका सबूत है ईरानी आर्मी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो, जिसमें ईरान के ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ईरान के पाताल लोक में रखे ये ड्रोन बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। और इस बीच ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया है। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन खत्म हम करेंगे। अगर तुम अमेरिका को मारोगे, धमकाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। इन बारूदी तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अब ईरान में आगे क्या हो सकता है। इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला अनुमान तो यह है कि इजराइल और ईरान का यह युद्ध अभी लंबा खिंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अभी 5 हफ्ते चल सकता है, लेकिन ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है उससे इसे लंबा खिंचने के आसार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा अनुमान यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, यानी खामनेई की मौत के बाद कोई और सर्वोच्च नेता बने। इसके लिए आयतुल्लाह अली रेजा अराफी का नाम आया। अब खबर यह आ रही है कि इजराइल ने अराफी को भी मार गिराया है। तीसरा अनुमान यह है कि ईरान की सत्ता पर अमेरिका अपने किसी प्यादे को बिठाए और अपनी मर्जी से ईरान की सत्ता को चलाए। सवाल इस बीच ये भी है कि खामनेई की मौत के बाद क्या ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, और क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर ईरान की जनता को भड़का रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में अमेरिका और इजराइल जो चाहते थे वो हो चुका है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया। अब सवाल है कि ईरान में आगे क्या होगा। क्या ईरान में शासन परिवर्तन होगा? क्या अमेरिका अपने हिसाब से ईरान को चलाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक बताया है और ईरान की जनता से यह अपील की है कि उनके पास यह एक बड़ा मौका है जब ईरान की सत्ता में आ सकते हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान में रिजीम चेंज को हवा दी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के सटीक हमले अभी रुके नहीं हैं। ये हमले ईरान के ऊपर लगातार जारी रहेंगे। ट्रंप भले ही खामेनेई की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं, नेतन्याहू भले ही ईरान पर गोला बारूद बरसाकर खुश हो, लेकिन दोनों देशों को इस बात का भी एहसास है कि ईरान 1979 से चली आ रही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना कतई आसान नहीं है। इसकी एक नहीं कई वजह है। पहली वजह यह है कि ईरान की सेना यानी IRGC के अधिकारी अभी भी अपनी सरकार के लिए वफादार बने हुए हैं। जनवरी में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी ईरानी सुरक्षा बलों या सेना में कोई बड़ी बगावत देखने को नहीं मिली थी। ईरान में शासन परिवर्तन की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि वहां का विपक्ष बेहद कमजोर है। किसी भी सफल क्रांति के लिए सेना का साथ छोड़ना जरूरी होता है, जो कि ईरान में इस वक्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर खामनेई की जगह कोई और आता है तो वो IRGC का ही कोई कट्टरपंथी व्यक्ति हो सकता है। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि IRGC में जो व्यक्ति इस पद को संभालेगा वो खामनेई की तरह ही फैसले ले सकता है, क्योंकि IRGC को खामनेई के द्वारा बनाए गए इस व्यवस्था से काफी लाभ पहुंचा है। जनवरी में खामेनेई के खिलाफ पूरे ईरान में हिंसा हुई। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों से एकजुट होकर खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भड़काया था। खामेनेई की मौत के बाद भी ट्रंप ने ईरानियों को नए सिरे से भड़काते हुए कहा था कि ईरान के लोग इस पल का फायदा उठाएं और अपने देश को वापस हासिल करें। I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान में तबाही लाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से उसके संसाधनों को लूट सके। ट्रंप का सपना एक तरह से खुद मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने का,
लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि खामेनेई के उत्तराधिकारियों के नाम आने लगे हैं। इनमें पहला नाम हुज्जत उल इस्लाम मोहसिन कौमी का है, जो कि खामेनेई के कार्यालय के वरिष्ठ सलाहकार हैं। दूसरा नाम आयतुल्लाह मोहसिन अराकी का है। अराकी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पुराने सदस्य और धार्मिक साख रखने वाले अनुभवी नेता माने जाते हैं। तीसरा नाम GH मोहसेनी एजेई का है, जो ईरान की वर्तमान न्यायपालिका प्रमुख है। केवल एयर पावर से अटैक कर करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस देश की जो सरकार है वो गिरेगी और कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। उसके लिए आपको चाहिए होते हैं सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। वो ना अमेरिका डालेगा नीचे, ना इजराइल डालेगा। ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका और इजराइल जैसे सबसे ताकतवर देशों से संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का सपना ईरान में अपने प्यादे को बिठाना है, ताकि ईरान को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके, जो ईरान कभी होने नहीं देना चाहेगा। आइए अब ईरान युद्ध से जुड़ी 6 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तो ईरान युद्ध को आज 3 दिन हो चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। पलटवार में ईरान ने भी 11 देशों पर अटैक किया है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, तुर्की, इराक समेत कई खाड़ी देशों पर हमले किए गए हैं। कुवैत पे ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराए हैं। वहीं युद्ध में 600 लोगों के मारे जाने की भी खबर हमें मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये 6 तस्वीरें बता रही हैं। इसके अलावा जो बिग वॉल है, उसके जरिए आपको युद्ध में अब तक जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी भी जल्दी से दे देते हैं कि अब तक किस तरीके के हालात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं इस युद्ध को लेकर। अब तक तो ईरान में 555 लोगों की मौत की खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। ईरान के 131 शहरों पर अटैक हुए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अटैक है। इजराइल में भी इसका असर देखने को मिला है, वहां पर भी 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अब तक जो जानकारी मिली उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। 4 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है, जिसको लेकर अब अमेरिका कह रहा है कि हम बदला जरूर लेंगे। वहीं दूसरे खाड़ी देशों में भी 20 लोगों की मौत की खबर मीडिया सोर्सेज से हमें मिल रही है। लेबनान में भी इसका असर नजर आया है, जहां 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो ईरान युद्ध में अब तक क्या हुआ है ये हमने आपको बताया। सोचिए, एक युद्ध की ज्वाला कितने बड़े नुकसान का कारण बनती है। लेकिन दुनिया में इस वक्त एक फ्रंट पर ही वॉर नहीं चल रही, बल्कि दुनिया में जंग के अलग अलग 5 मोर्चे खुले हुए हैं। दुनिया के 5 अलग अलग वॉर फ्रंट की तस्वीरें इस वक्त बिग वॉल पर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये देखकर आप समझेंगे किस तरीके के हालात इस वक्त दुनिया भर में बने हुए हैं। इजराइल वर्सेस हमास, पिछले करीब 2 साल 4 महीने से ये युद्ध छिड़ा हुआ है। हालात बद से बदतर होते हुए इस रीजन में नजर आ रहे हैं। वहां इजराइल वर्सेस लेबनान में भी लगातार तनाव बरकरार है। इसके अलावा जो मैं अलग अलग जंगी मोर्चों की बात करूं तो ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएस, सबसे लेटेस्ट कॉन्फ्रंटेशन जो देखने को मिल रहा है वो इन 3 देशों में देखने को मिल रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, लगभग 5 साल से भी ज्यादा का वक्त अब इन 2 देशों को लड़ते हुए हो चुका है, जहां पर अभी भी युद्ध छिड़ा हुआ है। और अभी एक और रीजन जहां पर सबसे ज्यादा तनाव है वो है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। दुनिया के किसी एक कोने में जब जंगी बारूद बरसता है तो वो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता। अगर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हुई है तो इसका असर बाकी दुनिया पर पड़ना भी तय है। इस युद्ध की बारूदी ज्वाला भले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बरस रही हो, इस वॉर का एपिसेंटर भले ही मिडिल ईस्ट का मैदान बना है, लेकिन इस युद्ध के आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम बाकी दुनिया भी भुगत सकती है। यहां सवाल यह है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर क्या होने वाला है। तो इसका जवाब यह है कि मिडिल ईस्ट या खाड़ी क्षेत्र एक बार फिर तनाव और अनिश्चितता के माहौल में चला जाएगा। इलाके में स्थायी शांति स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान युद्ध का सबसे बड़ा खतरा जो पूरी दुनिया महसूस कर रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, यानी 21 किलोमीटर लंबा वो समुद्री गलियारा जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादकों की सप्लाई इसी रास्ते से होती है।
2025 में भारत के 50% कच्चे तेल और LNG का आयात इसी मार्ग के जरिए हुआ था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इस मार्ग से गुजरने वाले एक ऑयल शिप पर हमला किया है। इसके बाद दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है। जैसे अभी उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक दिया, बब अल मंडेब को रोक दिया या रेड सीज के ऊपर में, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और आप इसको करें। इस बीच ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक सऊदी अरब की अरामाको पर ड्रोन अटैक किया है। हमले के बाद रिफाइनरी में ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इसका भी दुनिया के तेल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अब बात आती है भारत की। इस युद्ध का भारत और भारतीयों पर क्या असर पड़ सकता है? युद्ध लंबा खिंचने से देश में महंगाई बढ़ सकती है और जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम पहले से ही बढ़ना शुरू हो गए हैं। इससे डीजल और पेट्रोल महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी होगी। सरकारी घाटा बढ़ने की आशंका है। भारत को तेल आयात के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने होंगे। इस इलाके से भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 60% आयात करता है। इसमें 50% ऑयल और 10% LNG शामिल है। यानी इस क्षेत्र में हालात जल्द सामान्य नहीं होते हैं तो भारत की इकोनॉमी पर इसका बेहद बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत पहले ही ट्रंप टैरिफ की वजह से रूस से तेल खरीद बंद कर चुका है। इसके अलावा खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय बसे हैं। उनकी सुरक्षित वापसी भी सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध पर गोल्डमैन सैक्स का बड़ा बयान सामने आया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से गैस के दाम बढ़ेंगे। यूरोप में गैस की कीमतें 130% तक बढ़ सकती हैं, ये अनुमान लगाया गया है। ईरान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बता दें, इजराइल के राष्ट्रपति ने ईरान पर अपने एक्शन को सही ठहराया है। इजरायली राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि कभी कभी हमें शांति के लिए लड़ना पड़ता है, हम ठीक यही कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।